फ्रेंच रिवॉल्यूशन का ये दूसरा वीडियो। पहले वीडियो में हमने फ्रेंच सोसाइटी के बारे में बताया था कि लेट 18th सेंचुरी में जो फ्रेंच सोसाइटी थी वो फ्रेंच सोसाइटी 3 हिस्से में बटी हुई थी। स्टेट 1, स्टेट 2, स्टेट 1, स्टेट 2 और स्टेट 3, 3 स्टेट में बटी हुई थी। पहला जो स्टेट था वो कलर्जी का था। कलर्जी जो चर्च के लोग होते थे, पादरी हैं, बिशप हैं, जो चर्च से रिलेटेड जो धार्मिक लोग थे उनका ग्रुप था, वो फर्स्ट स्टेट से बिलोंग करते थे। सेकेंड स्टेट थे वो बिलोंग करते थे जो नोबल पर्सन होते थे, नोबिलिटी स्टेट था जो सेकेंड स्टेट था। तो उसमें जो नोबल लोग होते थे, जो शाही घराने के लोग होते थे, वो होते थे। और जो थर्ड स्टेट था, थर्ड स्टेट में पीजेंट होते थे, वर्कर होते थे, लायर होते थे, बिजनेसमैन होते थे। ये सब थर्ड स्टेट में होते थे। तो थर्ड स्टेट में भी एक जो तबका, एक ग्रुप, वो प्रॉस्पेरस था। प्रॉस्पेरस माने समृद्ध था, उसके पास रुपये पैसे की कमी नहीं थी। उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड था वो ऊंचा था। तो ऐसे में वकील आते थे और जो कलाकार होते थे, आर्टिस्ट होते थे वो, और जो बिजनेस करते थे, सामान एक मुल्क से दूसरे मुल्क में भेजना, जो व्यापारी थे, और जो मैन्युफैक्चरर थे, जो सामान की मैन्युफैक्चरिंग करते थे। तो ये लोग जो है, ये मिडिल क्लास के लोग थे, ये प्रॉस्पेरस थे। और थर्ड स्टेट में ही एक वो तबका था जो पीजेंट था। उनके पास ज़मीन थोड़ा बहुत थी, अपनी ज़मीन थी खेती करने के लिए, मगर वो भी गरीब ही थे। और थर्ड स्टेट में एक तबका वो था जो भूमिहीन था, लैंडलेस था, जिनके पास ज़मीन नहीं थी। वो वर्कर थे, वो काम करते थे, है ना, डेली जो है कुआं खोदते थे, डेली पानी पीते थे, हैंड टू माउथ वाला उनका मामला था। मगर फ्रांस में जब ये ब्रेड जो इनका मेन फूड था, और इकोनॉमिकल फाइनेंशियल क्राइसिस जब वहाँ खड़ी हुई, ब्रेड के रेट और चीज़ों के रेट जब काफ़ी बढ़ गए, तो जो थर्ड स्टेट के जो 2 तबके थे, जिनके पास थोड़ी बहुत ज़मीन थी वो खेती करते थे, और जिनके पास बिल्कुल ज़मीन नहीं थी वो मजदूरी करते थे, ये भूखों मरने लगे। और ब्रेड का दाम काफ़ी इंक्रीज कर गया, सभी सामान का दाम इंक्रीज कर गया। तो पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि जब लुई 16 की जब ताजपोशी हुई 1774 में, तो उस वक्त खजाना बिल्कुल खाली हो चुका था, और 13 अमेरिकी कॉलोनियों को आज़ाद कराने के लिए, अलग कराने के लिए, इंडिपेंडेंट कराने के लिए फ्रांस ने पैसा खर्च किया उस पर। तो इससे फाइनेंशियल क्राइसिस और आ गई, उसका खजाना एकदम खाली हो गया। तो अब उस खजाने को भरने के लिए अपना जो डेली का जो एक्सपेंसेस है सरकार का, उस एक्सपेंसेस को, डेली के खर्च को पूरा करने के लिए वो जनता के ऊपर क्या करी, टैक्स लगा दिया। और तो इस तरह से टैक्स के बोझ के नीचे वहाँ की जो जनता थी वो एकदम दब गई। और चीज़ों के जो रेट थे वो काफ़ी जो है बढ़ गए, प्रोडक्शन कम हो गया,
जब प्रोडक्शन कम हो गया तो प्रोडक्शन कम होगा, डिमांड ज़्यादा होगा, तो क्या होगा, चीज़ों के दाम बढ़ेंगे। और चीज़ों के दाम बढ़ने की एक वजह ये भी थी कि उस वक्त जो फ्रांस की जो पॉपुलेशन थी वो काफ़ी इंक्रीज कर गई थी। फ्रांस की जो पॉपुलेशन थी वो काफ़ी इंक्रीज कर गई थी। कितनी इंक्रीज कर थे देखो, देखो 1715 में फ्रांस की जो पॉपुलेशन थी वो 23 मिलियन थी, 23 मिलियन थी। और 1789 में ये पॉपुलेशन ग्रो कर गई 80 मिलियन, 28 मिलियन। 1715 में फ्रांस की जो पॉपुलेशन थी वो 23 मिलियन थी और 1789 में ये कितनी हो गई, 28 मिलियन हो गई। 1 मिलियन में कितना होता है, 10 लाख होता है, ठीक नहीं। तो इसमें 10 लाख से अगर तुम मल्टीप्लाई कर दोगे तो 28 इंटू 10 लाख, ठीक। तो एक तो आबादी बढ़ने की वजह से डिमांड बढ़ गई और डिमांड बढ़ा, प्रोडक्शन घटा। डिमांड क्या हुआ, बढ़ा। क्यों डिमांड बढ़ा, पॉपुलेशन बढ़ने से। तो पॉपुलेशन की इंक्रीज होने से डिमांड बढ़ा, ठीक। तो प्राइस भी बढ़ गया, जब प्राइस भी इंक्रीज कर गया। अब जब प्राइस इंक्रीज कर गया तो आम आदमी की पहुंच से ब्रेड की जो कीमत थी वो बाहर हो गई। तो उस वक्त ब्रेड जो था ये आम आदमियों का फूड था और ब्रेड के दाम इतने ज़्यादा इंक्रीज कर गए, डिमांड पॉपुलेशन की वजह से डिमांड बढ़ गई, प्रोडक्शन घट गया, फाइनेंशियल क्राइसिस आ गई। तो उस वजह से चीज़ों के दाम इतने बढ़ गए कि जो आम पब्लिक है वो इन चीज़ों को खरीद नहीं पा रही थी। तो अब तुम मुझको ये बताओ कि अगर कोई भूखा मर रहा हो तो वो तो ये चाहेगा ना कि मुझको चाहे जहाँ से भी मिल जाए मैं उसको ले लूँ। तो ब्रेड की दुकानों पे जो है जा करके ये इन लोगों ने धावा बोल दिया, लूट हो गई, पूरे शहर में लूट मच गई। जो जहाँ पाता था उस दुकान को लूट लेता था, ठीक। तो फिर राजा ने फिर जो किंग लुइस 16 थे, इन्होंने फिर अपनी फौज भेजी। तो बाद में ये अफवाह फैल गई कि जो किंग है वो फौज को ऑर्डर दे करके भेज रहा है, शूट का ऑर्डर दे करके गोली मारने के लिए, ठीक। तो अब ये अफवाह बड़ा काम करी, सारे लोग उनसे मुकाबला करने के लिए अपनी एक इधर जो है पब्लिक फौज तैयार करने लगे। हथियारों के लिए जगह जगह सरकारी जो बिल्डिंगें थी जहाँ इनको पता था कि यहाँ सरकारी हथियार असलाह मिल सकता है, वहाँ लूटपाट शुरू हो गई, ठीक। तो अब देखो, अब मैं जा रहा हूँ बताने कि स्ट्रगल टू सर्वाइव के लिए स्ट्रगल। यहाँ देखो एक चीज़ दिखाया गया है, इसको फोकस करो उधर। तो ये जो गरीब आदमी है, ये देखो, ये इसको दिखाया गया है। और यहाँ किसको दिखाया गया, ये नोबल मैन, इसको ये नोबल मैन को दिखाया गया है। ये गरीब लोग ये नोबल मैन की सेवा करते थे
इनको ला करके देखो, इनके हाथ में देखो थैली है, खाने पीने का सामान या जो भी चीज़ें होती थी ये ला करके इनको देते थे। और यहाँ देखो ये बोरी रखी हुई है, इस बोरी में वो इकट्ठा करते थे। मगर ये उसके बाद भी ये इन लोगों को अच्छी नज़र से नहीं देखते थे। तो यहाँ देखो, यहाँ इनको ये जो नोबल मैन है इनको देखो दिखाया गया है ये स्पाइडर से, मकड़ी से, और इनको देखो दिखाया गया है यहाँ ये देखो यहाँ मक्खी से। ठीक, ये मक्खी है और ये क्या है, स्पाइडर। तो ये नोबल मैन थे जो वो स्पाइडर थे, और ये जो गरीब जनता वो मकड़ी। तो स्पाइडर क्या करता है, स्पाइडर मकड़ी को अपने जाल में फंसा लेता है। स्पाइडर जो होता है वो मक्खी को अपने जाल में फंसा लेता है, और फंसाने के बाद उसको क्या करता है, पूरा चूस लेता है, उसको उसका शोषण करता है, उसको चूस लेता है एकदम। तो ये लोग क्या करते थे, ये लोग एकदम आखिरी दम तक जो है इन गरीबों को चूसने का काम करते थे। ठीक ना। तो ये किसी आर्टिस्ट ने ये बनाया है इसको। दिस पुअर फेलो ब्रिंग एवरीथिंग। ये जो पुअर फेलो हैं, गरीब, ये हर चीज़ लाते थे, ग्रेन्स, फ्रूट, मनी, सलाद, सब कुछ। द फैट लॉर्ड, ये जो लॉर्ड बन करके जो बैठे हुए हैं, सिट देयर, यहाँ बैठे रहते थे। रेडी टू एक्सेप्ट इट ऑल, सबको लेने के लिए तैयार रहते थे। ही डज नॉट इवन केयर टू ग्रेस हिम विथ लुक, अच्छी नज़र भी इनके ऊपर ये नहीं डालते थे, है ना, अच्छी नज़र से इनको देखते तक भी नहीं थे। तो ये इसमें एक आर्टिस्ट ने ये दिखाया। अब उसके बाद देखो स्ट्रगल टू सर्वाइव। स्ट्रगल टू सर्वाइव का मतलब ये कि ऐसे हालात में जब फाइनेंशियल क्राइसिस हो गई हो, खाने के दाने के जब लोग मुहताज हो गए हों, जो ज़िंदगी की जो फंडामेंटल नीड्स होते हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, वो भी इनको नहीं मिल पा रहा था, भूखों मरने लगे। तो स्ट्रगल टू सर्वाइव का मतलब कि अपने आप को सर्वाइव करने के लिए, अपने आप को सर्वाइव करने के लिए, अपने आप को, अपनी ज़िंदगी को बचाने के लिए, अपने जीवन को बचाने के लिए इन लोगों ने क्या किया, स्ट्रगल किया। ठीक ना। तो वही हेडिंग है स्ट्रगल टू सर्वाइव, इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। तो पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस रोज फ्रॉम 23 मिलियन टू 28 मिलियन इन 1715 टू 1789। कितना बढ़ गया, 5 मिलियन बढ़ गया, आबादी इंक्रीज कर गई। दिस लेड टू रैपिड इंक्रीज इन डिमांड फॉर फूड ग्रेन। तो इस पॉपुलेशन के बढ़ जाने की वजह से जो फूड ग्रेन था, जो अनाज था, उसका डिमांड काफ़ी क्या हो गया, इंक्रीज कर गया, बढ़ गया। सो द प्राइस ऑफ, अच्छा ये जो ग्रेन्स हैं, फूड ग्रेन जो अनाज हैं, उसी से ब्रेड बनता है ना। तो जब इसकी डिमांड जब बढ़ गई अनाज की, तो उसकी कीमत बढ़ गई, अनाज की डिमांड बढ़ गई, प्रोडक्शन कम, डिमांड ज़्यादा, तो प्राइस बढ़ गई। तो अब इससे, इस ग्रेन से बनने वाले जितने भी खाने पीने की चीज़ें हैं, खासतौर से जो ब्रेड उस वक्त का मेन खाना था, वो भी क्या हुआ, उसके भी दाम इंक्रीज कर गए। सो प्राइस ऑफ ब्रेड विच वाज द स्टेपल डाइट ऑफ मेजॉरिटी दोज रोज रैपिडली, रोज माने बढ़ गया, रैपिडली माने बड़े तेजी के साथ बढ़ा। क्या बढ़ा, ब्रेड की कीमत। जो ब्रेड स्टेपल डाइट्स ऑफ मेजॉरिटी का बहुत अहम, बहुत वो मुख्य भोजन था, वो ठीक, वो मेन फूड था मेजॉरिटी का, कि कीमत काफ़ी इंक्रीज कर गई। मोस्ट वर्कर वर एम्प्लॉयड एज लेबरर इन वर्कशॉप हुज ओनर फिक्स देयर वेजेज, बट वेजेज डिड नॉट कीप पेस विथ
राइज इन प्राइस। देखो बहुत से लोग जो वर्कर थे, वर्कर में बहुत से ऐसे थे जिनके पास ज़मीन नहीं थी, वो काम करते थे, तो उनका जो वेजेज, उनकी जो मजदूरी थी वो फिक्स थी। तो इधर चीज़ों के दाम तो इंक्रीज कर गए, बढ़ गए, मजदूरी उनकी बढ़ी नहीं। बात समझ में आई? तो वेजेज डिड नॉट कीप पेस विथ राइज इन प्राइस। कीप पेस, पेस माने होता है रफ्तार। जिस रफ्तार से चीज़ों के दाम बढ़े थे, उस रफ्तार से इनकी मजदूरी नहीं बढ़ी थी। ठीक? तो अब इनके सामने प्रॉब्लम आ गई। जितनी उनको मजदूरी मिलती थी पहले, वो दिन भर का उसमें उनको अपना सब, उसमें जितनी ज़रूरियात की चीज़ें थी सब उसको पूरी हो जाती थी। मगर अब रेट बढ़ने की वजह से चीज़ों का, अब वो उतने पैसे में उनकी जो ज़रूरियात की चीज़ें हैं वो पूरी नहीं हो पा रही थी। सो गैप बिटवीन पुअर एंड रिच वाइडन माने गरीब और गरीब होता गया और अमीर होता गया। ठीक ना? जो अब वहाँ जो दो फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज के लोग, ये अमीर और ये बिल्कुल गरीब, ये यहाँ और ये नीचे एकदम। अब अमीर और गरीब के बीच ये जो खाई है वो काफ़ी क्या हो गई, बढ़ गई। ये काफ़ी अमीर, ये काफ़ी गरीब, दोनों के बीच जो दूरी थी वाइडेंड माने बढ़ गई। बात समझ में आई? तो काफ़ी गैप हो गया अमीर और गरीब के बीच। ठीक? काफ़ी गैप का मतलब ये है कि एक अमीर उसको 10, 20, 25, 50 लाख खर्च कर देना वैसे ही हो जैसे एक गरीब जो है 10, 20 रुपया खर्च कर रहा हो। ठीक है? तो काफ़ी बढ़ गई, दूरी काफ़ी बढ़ गई। ठीक? थिंग्स बिकम वर्स, चीज़ें और बदतर हो गई। ये जो सिचुएशन जो चल रहा था, ये पॉपुलेशन की वजह से और टैक्स की वजह से जो एक बोझ उनके ऊपर था, वो तो था ही, इसके बाद सूखा भी पड़ गया। ठीक? ड्राउट माने क्या होता है? सूखा, ड्राउट। तो देखो डिक्लाइन, तो इसमें जो है डिक्लाइन इन प्रोडक्शन, डिक्लाइन इन प्रोडक्शन कम हो गया। प्रोडक्शन क्या हो गया? चीज़ों को। ठीक? और एक तो प्रोडक्शन कम हो गया और दूसरे सूखा पड़ गया। क्या पड़ गया? सूखा पड़ गया। तो इस वजह से ड्राउट और हेल, ये जो आसमान से जो ओले पड़ते हैं ना, बर्फबारी होती है, जो फसल को बर्बाद कर देते हैं, तो ओले पड़ते थे और पूरी फसल क्या होती थी? बर्बाद हो जाती थी। सूखे पड़ते थे, उसकी वजह से फसल नहीं होती थी। तो इन दोनों की वजह से एक तो प्रोडक्शन कम हो गया। प्रोडक्शन कम क्यों हुआ? सूखा और हेल, इनकी वजह से प्रोडक्शन कम हो गया। जब प्रोडक्शन कम हो गया, आबादी तो बढ़ रही है, तो डिमांड बढ़ गई। जब डिमांड बढ़ गई तो उसकी प्राइस क्या होगी? बढ़ गई। तो दिस बिकम वर्स व्हेन ड्राउट और हेल रिड्यूज हार्वेस्ट। रिड्यूज माने कम कर दिया, हार्वेस्ट माने जो तुम हार्वेस्टिंग तुम करते हो। हार्वेस्ट का मतलब ये है कि आप जो भी अनाज आप खेत में उगा रहे हैं, ठीक ना, वो तैयार हो जाए तो बाकायदे उसको यहाँ घर तक जो है ले करके आना। उसके आप क्या करते हैं? गेहूँ जो होता है उसको आप काटते हैं, काटने के बाद उसकी दवरी करते हैं, उसके बाद भूसा अलग करते हैं, गेहूँ अलग करते हैं, उसके बाद तब उसको घर तक, तो ये सारी प्रोसेस जो है हार्वेस्टिंग में आती है।
ठीक। तो हार्वेस्ट डिक्रीज हो गया। हार्वेस्ट के यहाँ डिक्रीज होने का मतलब ये है कि जो प्रोडक्शन है वो डिक्रीज हो गया। प्रोडक्शन क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। तो दिस लेड टू सबसिस्टेंस क्राइसिस। तो इसने क्या दिया? सबसिस्टेंस क्राइसिस। सबसिस्टेंस क्राइसिस ना, सबसिस्टेंस क्राइसिस का मतलब कि अब रोजी रोटी की क्राइसिस हो गई, खाने के लाले पड़ गए। बात समझ में आई? सबसिस्टेंस क्राइसिस, ठीक। रोजी के लाले पड़ गए, उनको भूख से मरने लगे। रोटी, कपड़ा और मकान जो फंडामेंटल नीड्स है वो पूरे नहीं हो रहे थे। तो समथिंग दैट अकर्ड फ्रीक्वेंटली इन फ्रांस ड्यूरिंग ओल्ड रिजिम। तो ओल्ड रिजिम में भी इस तरह के जो इंसिडेंट हैं वो कई बार हुए, ठीक। अब उसके बाद देखो यहाँ सबसिस्टेंस क्राइसिस, देखो ये हाउ ए सबसिस्टेंस क्राइसिस हैपेंड। देखो यहाँ सबसिस्टेंस क्राइसिस कैसे हैपेंड हुआ, देखो यहाँ, ठीक। अब इसमें ये ब्लॉक दिया हुआ है, इस ब्लॉक में देखो ये नीचे दिए हुए कुछ वर्ड लिखे हुए हैं। फूड राइट, स्कैरिटी ऑफ ग्रेन, इंक्रीज नंबर ऑफ डेथ, राइजिंग फूड और वीकर बॉडीज। इनको जो सूटेबल हो उसको यहाँ पर क्या करना है? भरना है, ठीक। तो मैं इसको बना दूँ। अब ये देखिए एक ब्लॉक दिया हुआ है और इस ब्लॉक में ये जो फूड राइट्स है, स्कैर्सिटी ऑफ ग्रेन्स है, इंक्रीज्ड नंबर ऑफ डेथ और राइजिंग फूड प्राइसेस और वीकर बॉडीज, इसमें जो खाली ब्लॉक है इसमें भरना है आपको, ठीक। जो खाली ब्लॉक है इसमें उसको भरना है। तो यहाँ देखो बैड हार्वेस्ट, बैड हार्वेस्ट, बैड हार्वेस्ट मीन अनाज का जो प्रोडक्शन है वो कम हो गया, हार्वेस्टिंग कम हो गई। तो ये हार्वेस्टिंग कम होने की वजह से फूड की कमी आ जाएगी, ठीक ना। स्कैर्सिटी माने होता है, स्कैर्सिटी मीन्स होता है ऑफ ग्रेन्स माने अनाज की कमी। स्कैर्सिटी ऑफ ग्रेन्स मीन्स अनाज की कमी। तो देखो बैड हार्वेस्ट पे क्या आएगा? स्कैर्सिटी ऑफ ग्रेन लिख दें। यहाँ क्या लिखा जाएगा? स्कैर्सिटी ऑफ ग्रेन। ग्रेन की कमी हो गई। क्यों कमी हुई ग्रेन की? बैड हार्वेस्ट, ठीक ना। बैड हार्वेस्ट, बैड हार्वेस्टिंग की वजह से, प्रोडक्शन के कम होने की वजह से इसकी अनाज की कमी आ गई। और जब अनाज की कमी आएगी तो क्या होगा? बोलो। जब अनाज की कमी आएगी तो राइजिंग फूड प्राइस, फूड प्राइस क्या होगा? इंक्रीज करेगा। अनाज के अंदर हार्वेस्टिंग जब कम हुआ, हार्वेस्टिंग जब बैड हार्वेस्टिंग की वजह से ग्रेन्स में स्कैर्सिटी आई, कमी आई, इसकी वजह से चीज़ों के राइजिंग फूड प्राइस की कीमत क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। अब पुअरेस्ट कैन नो लॉन्गर बाई ब्रेड, नो लॉन्गर, जो पुअरेस्ट थे अब वो ब्रेड नहीं खरीद पा रहे थे ना। जो गरीब थे अब ब्रेड नहीं खरीद सकते थे, ठीक है। तो द पुअर कैन नो लॉन्गर बाय ब्रेड, जो गरीब थे अब वो इस लायक नहीं थे कि वो ब्रेड को खरीद सकें। तब क्या होगा? यहाँ देखो, यहाँ डिजीज एपिडेमिक दिया हुआ है। तो डिजीज क्यों आती है? इस एटमॉस्फेयर में तमाम तरह के वायरस
घूम रहे हैं। ठीक, हमारे नाक के रास्ते जाते हैं, मुंह के रास्ते जाते हैं, खाना हम जो खाते हैं बाजार की चीज़ों को, तो उसके वजह से तमाम जो नुकसान पहुंचाने वाले जो बैक्टीरिया वगैरह हैं, जो ऑर्गेनिज्म हैं, वो सब जाते हैं। ठीक, तो ये सब वायरस है, इन्फेक्शन है, ये सारी बीमारियां क्यों होती हैं? जब इंसान के अंदर इम्यूनिटी क्या होती है, रोग से लड़ने की जो क्षमता है वो कम होती है। ठीक है, तब ये जितने वायरस हैं और बैक्टीरिया हैं, ये जिस्म के अंदर जा करके मजबूती से अपना काम करते हैं। और अगर इम्यूनिटी पावर इंसान की अगर मजबूत रहे तो ये जो बॉडी है वो उनसे लड़ लेगा और वो अंदर एंट्री करेंगे, मर जाएंगे। तो अगर इंसान की बॉडी अगर कमज़ोर होगी तो उसको बीमारी ज़्यादा पकड़ेगी। ठीक, तो इनकी बॉडी देखो वीकर हो गई, देखो यहाँ वीकर बॉडी। ठीक, तो यहाँ क्या आप लिखेंगे? वीकर बॉडी, वीकर बॉडी। इनकी जो बॉडी है वो वीक हो गई, किनकी? ओरेस्ट की बॉडी काफ़ी जो वीक हो गई तो ये रोग से लड़ने की क्षमता इनके अंदर खत्म हो गई। तो डिजीज एपिडेमिक, बीमारियों की महामारी शुरू हुई। अब बीमारी से ये मरने लगे। ठीक, अब यहां देखो, यहां हम क्या लिखेंगे? देखो यहाँ फूड राइट एक बचा हुआ है, यहाँ फूड राइट। ठीक है, तो जब ब्रेड की जब कमी हो गई तो अपने आप को सरवाइव करने के लिए, फूड के लिए, ब्रेड के लिए क्या हो गए? दंगे होने लगे, लूटपाट होने लगी। तो यहाँ क्या लिखेंगे? फूड राइट्स। ठीक, खाने के लिए दंगे शुरू हो गए, लूट मार शुरू हो गई। तो अब इसमें भी आदमी मारे जाएंगे नहीं, और इसमें भी आदमी मर रहे थे। तो अब ये दोनों मिल करके यहां देखो, इसमें क्या बचा है? इंक्रीज नंबर ऑफ डेथ, इंक्रीज नंबर ऑफ डेथ। तो यहां क्या रहेगा? इंक्रीज नंबर ऑफ डेथ। हार्वेस्टिंग बैड हो गई, अनाज कम होने लगा, स्केर्सिटी ऑफ ग्रेन, अनाज की कमी हो गई, फूड का प्राइस आसमान छूने लगा। तो गरीब अब ब्रेड भी नहीं खरीद पा रहा था खाने के लिए, जो उसका मुख्य भोजन था। तो उसकी बॉडी कमज़ोर होती गई, उसकी बॉडी कमज़ोर हुई तो उस पर बीमारियों ने हमला शुरू कर दिया उसके बॉडी पर। वो बीमार रहने लगे तो फिर उनकी डेथ होने लगी बीमारी से। और इधर फूड के लिए, ब्रेड के लिए राइट शुरू हो गया, दंगे हो गए। तो दंगे में भी बहुत लोग मारे गए। तो ये दोनों मिल करके इंक्रीज ऑफ डेथ, मतलब मरने वालों की संख्या काफ़ी क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। तो ये बात समझ में आई। अब उसके बाद देखो, ग्रोइंग मिडिल क्लास इन वाइजेज एंड इंड टू प्रिविलेज। अब इसमें जो है मिडिल क्लास था, इसमें जो है मिडिल क्लास था। ये मिडिल क्लास कौन सा मिडिल क्लास? मिडिल क्लास वो जो थर्ड स्टेट से तो बिलोंग करते थे, मगर वो रुपये पैसे वाले थे। ठीक ना, वो अपना जीवन यापन अच्छी तरह से कर रहे थे, अपनी ज़िंदगी अच्छी तरह से वो गुजार रहे थे। ठीक, तो ये जो अच्छा मिडिल क्लास जो है धीरे धीरे प्रॉस्पेरस भी होने लगा। कैसे? जो मिडिल क्लास थे इनका अपना बिजनेस होता था, सामान के सामान का ये प्रोडक्शन करते थे, बाहर भेजते थे, और व्यापारी थे, मर्चेंट थे, मैन्युफैक्चरर थे।
तो इनकी आमदनी क्या होगी? बढ़ी, क्योंकि ये बिजनेस करते थे, मैन्युफैक्चरिंग करते थे, इनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम चलता था। तो ये जब मिडिल क्लास इस रिवॉल्ट में शामिल हो गया, जो मिडिल क्लास था, जिनके पास रुपया पैसा था, वो भी इस रिवॉल्ट में क्या हो गए? शामिल हो गए। नहीं तो बहुत गरीब आदमी जिसके पास खाने के लिए पैसे न हो, वो बहुत देर तक जो है किसी भी इनकलाब को या किसी भी जो है रिवॉल्यूशन के लिए जो प्रोसेस जो चलाए जाते हैं, तो बहुत दिन तक जो है वो उसको झेल नहीं पाता। ठीक ना? तो इन पास्ट peasant and worker had participated in revolt against increasing threats and food scarcity. पास्ट में, बीते हुए टाइम में, जो पीजेंट और वर्कर थे, ये जो रिवॉल्ट हुआ, रिवॉल्ट समझ रहे हैं? इस चीज़ के अगेंस्ट जब पब्लिक जो खड़ी हो गई, फूड क्राइसिस के अगेंस्ट, सबसिस्टेंस क्राइसिस के अगेंस्ट, तो उसमें पास्ट में जो पीजेंट थे, वर्कर थे, इन लोगों ने क्या किया? साथ दिया। ठीक ना? और इन रिवॉर्ड अगेन इंक्रीजिंग टैक्स एंड फूड स्कैर्सिटी, जो टैक्स बढ़ाया गया था उसके खिलाफ और फूड की जो कमी हो गई थी उसके खिलाफ, तो इन लोगों ने साथ दिया। बट दे लैक्ड द मीन्स एंड प्रोग्राम्स टू कैरी आउट फुल स्केल मेजर, मगर उनके पास जो है मीन्स साधन नहीं थे। क्या नहीं था? साधन नहीं था उनके पास कोई जरिया नहीं था। ठीक, बात समझ में आ रही? ये जो रिवॉल्ट हुआ था इंक्रीजिंग टैक्स और फूड स्कैर्सिटी के अगेंस्ट, उसमें जो पीजेंट और वर्कर थे वो शामिल तो हुए, पार्टिसिपेट तो किए, मगर उनके पास जो है कोई साधन नहीं था, कोई जरिया नहीं था कि वो सरकार से मुकाबला कर सकें। दैट वुड ब्रिंग अबाउट चेंज इन सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्डर, जो जिसका रिजल्ट क्या आता? अगर उनके पास साधन होते और वो सही तरह से जो है मेजरमेंट जो अपनाया जाना चाहिए था उसको अगर वो अपनाते, उनके पास ये व्यवस्था होती, ये सिस्टम होती, तो क्या होता? दैट वुड ब्रिंग अबाउट चेंज इन सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्डर, तो फ्रांस के अंदर सोशल और इकोनॉमिक ऑर्डर जो था उसके अंदर चेंजिंग बिल्कुल होती, मगर वो व्यवस्था उनके पास थी नहीं। बात समझ में? अब ये बताओ, वर्कर अगर हड़ताल कर दें तो कितने दिन तक बिना खाए पिए रह सकते हैं? है ना? तो मजबूर होकर के उनको अपना हड़ताल तोड़ना पड़ेगा, स्ट्राइक तोड़नी पड़ेगी। तो बहुत गरीब ये लोग थे, तो इसलिए ये उस जिस तेजी के साथ ये होना चाहिए था रिवॉल्ट, और जिस मेजरमेंट अपनाए जाने चाहिए थे, जो पैमाने, वो नहीं अपना पाए लोग। दिस वाज लेफ्ट टू दोज ग्रुप्स विद इन थर्ड स्टेट हु हैड बिकम प्रॉस्पेरस एंड हैड एक्सेस टू एजुकेशन एंड न्यू आइडिया। ठीक, तो ये जो थर्ड स्टेट के लोग जो प्रॉस्पेरस थे, जिनके पास रुपया पैसा था, जो समृद्ध थे, जो प्रॉस्पेरस हो गए थे और वो एजुकेटेड भी हो गए थे, उनके दिमाग में जो है नए नए तरह के आइडिया जन्म लेते थे। ठीक, उनके दिमाग में नए नए तरह के आइडिया ने क्या किया? जन्म लिया।
ठीक। तो इन 18th सेंचुरी विटनेस 18वीं शताब्दी 18वीं सेंचुरी गवाह है किस चीज़ की? द इमरजेंस ऑफ सोशल ग्रुप टर्न मिडिल क्लास। ठीक। 18th सेंचुरी में एक बताया ना कि एक जो है बिल्कुल अमीर और गरीब के बीच खाई का बढ़ जाना, एक या तो बहुत अमीर एक या तो बहुत गरीब, मगर बीच में एक मिडिल क्लास, बीच में एक मिडिल क्लास इमर्ज हुआ 18th सेंचुरी में। मिडिल क्लास एक बीच में इमर्ज हुआ। वो मिडिल क्लास न बहुत गरीब था न बहुत अमीर था। बात समझ में? उसको हम लोग हिंदी में कहते हैं मध्यवर्गीय वर्ग। मध्यवर्गीय वर्ग, मध्य माने न बहुत अमीर न बहुत गरीब। 10 लाख रुपए की कार खरीदने का तो उनके पास इंतजाम नहीं है, मगर 1 लाख की मोटरसाइकिल वो खरीद सकते हैं। ठीक। तो ये एक सोशल ग्रुप जैसे जो मिडिल क्लास था वो इमर्ज हुआ, उभरा। हु अर्न देयर वेल्थ, जिन्होंने रुपया कमाया। एक्सपेंडिंग ओवरसीज ट्रेड। ओवरसीज ट्रेड किसको कहते हैं? ओवरसीज ट्रेड। बताओ। ओवरसीज ट्रेड। ओवरसीज ट्रेड किसको कहते हैं? ट्रेड। ट्रेड माने होता है बिजनेस, और ओवरसीज देखो यहाँ इसको 2 पार्ट में बांट दो। ओवरसीज, सी माने क्या होता है? समंदर। ओवरसीज मीन्स समंदर पार। ओवरसीज समुंदर पार। ओवरसीज ट्रेड मीन्स एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जब तुम व्यापार करते हो वो ओवरसीज ट्रेड है। ओवरसीज ट्रेड है। तो ये कैसे ये रुपया कमाए, कैसे वेल्दी हुए? एक्सपेंडिंग ओवरसीज ट्रेड। ओवरसीज ट्रेड को इन्होंने क्या किया? फैलाया। समुद्री रास्ते से सामान एक जगह से दूसरे जगह भेजने लगे, इंपोर्ट करने लगे, एक्सपोर्ट करने लगे। फ्रॉम मैन्युफैक्चरर ऑफ गुड्स सच एज वूलन एंड सिल्क टेक्सटाइल। ठीक। एंड फ्रॉम मैन्युफैक्चरर ऑफ गुड्स सच एज वूलन एंड सिल्क टेक्सटाइल। वूलन और सिल्क से बने हुए टेक्सटाइल भी जो कपड़े थे, दैट वर आइदर एक्सपोर्ट, या तो वो एक्सपोर्ट किए जाते थे, बेचे जाते थे बाहर, और ब्रॉड बाई रिचर मेंबर ऑफ सोसाइटी, या जो सोसाइटी के जो रिच मेंबर थे वो उनको क्या करते थे? खरीदते थे। तो जो इसकी मैन्युफैक्चरिंग करता था, जो मिडिल क्लास, वो धीरे धीरे क्या हो गया? अमीर होने लगा इस बिजनेस से। इन एडिशन टू मर्चेंट एंड मैन्युफैक्चरर, थर्ड स्टेट इंक्लूडिंग प्रोफेशन सच एज लॉयर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल। थर्ड स्टेट में और कौन आते थे? लॉयर और जो ऑफिस में काम करने वाले लोग थे। ऑल ऑफ दीज वर एजुकेटेड, ये सब लोग एजुकेटेड थे, ये सब लोग पढ़े लिखे थे। एंड बिलीव दैट नो ग्रुप इन सोसाइटी शुड बी प्रिविलेज बाय बर्थ। तो ये जब पढ़े लिखे लोग थे तो इनके दिमाग में ये बात आती थी, ये सोचते थे कि कोई भी सोसाइटी में ऐसा तबका नहीं होना चाहिए जिसको बाय बर्थ प्रिविलेज्ड मिले, अधिकार मिले। जो प्रिविलेज्ड है, जो अधिकार है, बाय बर्थ मिले, उनको ऐसी सोसाइटी में कोई तबका नहीं होना चाहिए कि वो सोने का चम्मच मुंह में लेकर के पैदा हो। वो जो तीसरे तबके में ये जो मिडिल क्लास था, वो ये सोचता था कि किसी को भी प्रिविलेज बाय बर्थ नहीं मिलना चाहिए, काबिलियत के हिसाब से मिलने चाहिए उसकी। अगर वो इस लायक है तो उसको प्रिविलेज सुविधाएं मिलनी चाहिए, और नहीं तो ऐसा नहीं है कि राजा का बेटा राजा हो, जो नोबल पर्सन है उसका बेटा वो भी नोबल पर्सन हो। अगर वो इस लायक नहीं है तो उसको वो प्रिविलेज नहीं। तो इस तरह की सोच लोगों में पैदा होने लगी। रादर ए पर्सन सोशल पोजीशन मस्ट डिपेंड ऑन हिज मेरिट। जो इंसान का जो सोशल पोजीशन है, जो सोशल स्टेटस है, वो उसके मेरिट के हिसाब से होना चाहिए।
अगर वो पढ़ाई लिखाई में या और चीज़ों में अगर वो इस लायक है तो उसको वो मेरिट मिलनी चाहिए, उसको वो पोजीशन मिलना चाहिए समाज में। और अगर वो इस लायक नहीं है तो सिर्फ इस बिना पर कि वो बड़े घराने में पैदा हुआ है इसलिए वो बड़ा है, इसलिए उसको वो ऊंचा स्थान मिलना चाहिए जगह, लोगों का कि ऐसी बात नहीं है। दिस आइडिया इनवाइजिंग ए सोसाइटी बेस्ड ऑन फ्रीडम एंड इक्वल लॉ एंड अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल। तो ये जो आइडिया थे इनवाइजिंग ए सोसाइटी, तो ये आइडिया जो लोग सोच रहे थे, तो ये जो आइडिया था वो एक ऐसी सोसाइटी की बुनियाद रख रहा था फ्यूचर में। ये आइडिया एक ऐसी सोसाइटी की बुनियाद रख रहा था फ्यूचर में जो किस पर बेस्ड था, फ्रीडम पर और इक्वल लॉ पर और अपॉर्चुनिटी टू ऑल। सबको आज़ादी मिलनी चाहिए, ठीक, सबको इक्वल लॉ, कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए, ठीक, और सबके लिए जो अपॉर्चुनिटी है, जो मौका है, वो सबके लिए, सबको वो मौका अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, ठीक। ऐसा नहीं है कि नोबल पर्सन से अगर वो नोबिलिटी स्टेट से अगर वो बिलोंग करता है तो उसी का जो लड़का है वो या वही लोग सरकार में रहेंगे, वही लोग मंत्री रहेंगे। थर्ड स्टेट के लोग मंत्री, थर्ड स्टेट में भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो पढ़े लिखे हैं, तो उनके काबिलियत के हिसाब से, उनके मेरिट के हिसाब से उनको जगह मिलनी चाहिए। ये एक तरह से आम ख्याल जो है लोगों के दिमाग में दौड़ रहा था। तो ये जो आइडिया था, ये आइडिया किस समाज की बुनियाद रखने वाला था? जहाँ फ्रीडम हो, आज़ादी हो, और जहाँ इक्वल लॉ, कानून सबके लिए बराबर हो, और आगे बढ़ने के लिए सबको बराबर मौका, अपॉर्चुनिटी मिले। बात है ना? तो अभी ये जो चीज़ें हैं फॉर ऑल पुट फॉरवर्डेड बाय फिलासफर सच एज जॉन लॉक, जीन जैक रूसो, ठीक ना। तो ये जो फिलासफर थे उस वक्त, अब अच्छा ये आइडिया लोगों के दिमाग में आया क्यों, कैसे? क्योंकि ये पढ़े लिखे लोग थे, पढ़े लिखे लोग थे, तो जो फिलासफर की किताबें थी उसको ये लोग पढ़ते थे, उसको ये लोग क्या करते थे, पढ़ते थे। जब पढ़ते थे तो उनको समझ में ये बात आती थी कि ये गलत है और ये सही है, ये नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो जिन फिलासफरों से ये लोग जो है मोटिवेटेड थे, प्रभावित थे, इन फिलासफर में जो एक नाम तीन नाम आते हैं मेन, जॉन लॉक और जीन जैक रूसो, ठीक ना। तो तीन नाम आते हैं, बात समझ में आई? तो इस तरह के जो आइडियाज इनके मन में जो पैदा हुए, वो जो फिलासफर्स लोग थे जिन्होंने ये बताया कि कैसे सोसाइटी कैसी होनी चाहिए, सोसाइटी कैसी चले, सोसाइटी का ताना बाना कैसा होना चाहिए, सरकार का ताना बाना कैसा होना चाहिए। तो इन फिलासफरों जो ये थिंकर थे, इनकी जो लिखी हुई किताबें थी या इनके जो थिंक थे, इनके थॉट थे, उससे ये लोग थर्ड स्टेट के जो मिडिल क्लास के लोग पढ़े लिखे, वो उससे क्या थे, मोटिवेटेड थे। तो उसमें एक नाम आता है जॉन लॉक, जॉन लॉक। तो जो ये मिडिल क्लास के लोग थे, इनके दिमाग में जब ये बात आने लगा कि समाज में कोई भी ऐसा वर्ग नहीं होना चाहिए जिनको प्रिविलेज बाय बर्थ मिले, और मेरिट के हिसाब से, मेरिट के आधार पर इनको पोजीशन मिलनी चाहिए। तो इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल एंड इक्वल लॉ और फ्रीडम, सबको आज़ादी मिलनी चाहिए आगे बढ़ने के लिए, तरक्की करने, डेवलप करने के लिए। लॉ सबके लिए बराबर होना चाहिए, कानून, ठीक। तो ये जो आइडिया उनके मन में जो आया, वो कहाँ से आया? वो जो थिंकर लोग थे,
जो पॉलिटिकल थिंकर थे, सोशल थिंकर थे, जैसे ये जॉन लॉक है, जीन जैक्स रूसो है और मॉन्टेस्क्यू है, इन लोगों ने अपने विचार दिए। किताबें इनकी आती हैं लिखी हुई। मॉन्टेस्क्यू की किताबें द स्पिरिट ऑफ लॉ, जैन जॉक की टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। तो जो सेकंड जो मिडिल क्लास के लोग थे, इन लोगों की किताबों को पढ़ करके, इनके विचार को समझ करके वो समाज में ये चीज़ बिल्कुल फैलाने लगे। ठीक, एक तरह से लोगों का जहन बनाने का काम करने लगे, लोगों का एक माइंड सेट तैयार करने लगे कि ये जो कुछ हो रहा है वो गलत है, अधिकार सबको मिलना चाहिए। तो ये जो जीन जैक्स रूसो है, ये जो जॉन लॉक है, तो जॉन लॉक ने अपनी बुक टू ट्रीटीजेज ऑफ गवर्नमेंट, तो इसमें उसने लॉक sought to refute the doctrine of divine and absolute right of monarch। मोनार्च माने क्या होता है? मोनार्च कहते हैं राजा को, मोनार्च कहते हैं राजा को। तो इसने रिफ्यूट कर दिया, मीन्स इनकार कर दिया। इस बुक में जॉन लॉक ने क्या किया? इनकार कर दिया। किसका इनकार कर दिया? रिफ्यूट द डॉक्ट्राइन ऑफ डिवाइन एंड एब्सोल्यूट राइट ऑफ मोनार्च। पहले ये माना जाता था कि जो राजा होता था, जो मोनार्च होता था, उनको ये अधिकार किसके तरफ से जो मिलता था? वो उनको डिवाइन राइट मिलता था, उनको भगवान की तरफ से, उनको खुदा की तरफ से ये उनको अधिकार मिला हुआ है कि वो राजा बने। ठीक ना? इसलिए जो लोग इसको मानते थे वो राजा के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोलते थे कि अगर हम राजा के खिलाफ कुछ बोलेंगे तो ये, चूंकि ये गॉड के जो है नुमाइंदे हैं, ये रिप्रेजेंटेटिव हैं, इन्हीं को हुकूमत करना है, अगर इसके खिलाफ हम कुछ बोलेंगे तो हमको क्या लगेगा? पाप लगेगा। कुछ नहीं बोलते थे और चुपचाप सारा अत्याचार क्या करते थे? बर्दाश्त करते थे। मगर ये लोग जब आए पिक्चर में, इन लोगों की किताबें जब आई, इनके थॉट जब आए, तो आम लोगों के थॉट क्या हो गए? बदलने लगे धीरे धीरे कि नहीं, ये जो है, इनको जो मोनार्च को जो राइट मिला है, ये राइट, ये अधिकार, ये डिवाइन नहीं है, ये खुदा की तरफ से इनको अधिकार नहीं जो दिया गया है। ठीक बात समझ में? तो लॉक sought to refute the doctrine of divine and absolute right of monarch। मोनार्च का जो एब्सोल्यूट राइट था, जिसके ऊपर कोई अंकुश नहीं था, ठीक ना, कोई लगाम नहीं था, वो उसको अधिकार ये गॉड की तरफ से मिला है। इसने उसको क्या किया? इस आइडिया को रिफ्यूट कर दिया। ठीक। और रूसो क्या करता है? रूसो जो है ये फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, प्रपोजिंग ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बेस्ड ऑन सोशल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पीपुल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव। ये कौन सा आइडिया देता है? ये आइडिया देता है कि जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ये एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट पर जो है बनना चाहिए। किसके बीच? पीपुल और उनके रिप्रेजेंटेटिव के बीच सोशल कॉन्ट्रैक्ट। प्रपोजिंग ए गवर्नमेंट बेस्ड ऑन सोशल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पीपुल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव। तो सरकार में सारे लोग तो जाकर के सरकार चलाएंगे नहीं, सरकार में सब लोग तो शामिल होते नहीं हैं, है ना? तो ये पब्लिक क्या करती है? पब्लिक जो है अपना एक रिप्रेजेंटेटिव चुनती है कि आप जाइए सदन में और जा करके आप हमारी बात रखिए, ठीक ना, हमारे भलाई के लिए, हमारे फलाह के लिए, हमारे भलाई के लिए, हमारे अच्छाई के लिए आप वहाँ आवाज़ उठाइए। तो वो काम तो हम लोग करते ही हैं, है ना? यहाँ से हमारे रिप्रेजेंटेटिव कौन है आजमगढ़ से? बताओ। हमारा जो एमपी है अखिलेश यादव हैं। अखिलेश यादव आजमगढ़ से जीते हैं ना,
तो अखिलेश यादव हमारे क्या हैं, रिप्रेजेंटेटिव हैं। हमने उनको, यहाँ की पब्लिक ने उनको चुन करके भेजा है, ठीक। तो इस तरह से जो इसने ये आइडिया रूसो ने ये प्रपोज किया कि गवर्नमेंट कैसे बननी चाहिए, पब्लिक और जो पब्लिक के चुने हुए जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनके बीच एक आपसी सहमति से गवर्नमेंट बननी चाहिए। बात समझ में आई? ताकि जो चुन करके गया है वो जनता के प्रति, पब्लिक के तई क्या रहे, जिम्मेदार रहे और जवाबदेह रहे। बात समझ में आई? अगर वो ठीक काम नहीं करेगा तो अगले 4 साल 5 साल में फिर पब्लिक उसको क्या करेगी, हटा देगी। मगर यहाँ तो जो राजतंत्र था, वो राजतंत्र में ये था कि बाप अगर हैं तो फिर उसके बाद उसका बेटा, उसके बाद उसका बेटा, उसके बाद उसका बेटा, बाकी लोगों का नंबर नहीं आएगा। तो इसने एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बेस पर एक गवर्नमेंट को, एक ऐसे जो है गवर्नमेंट को इसने प्रपोज किया, ठीक है, ठीक। और जो ये मॉन्टेस्क्यू थे, मॉन्टेस्क्यू ने ये एक लॉ दिया जिसके बेस पर बहुत सी सरकारें, हमारी भी सरकार इसी बेस पर चलती है, स्पिरिट ऑफ लॉ। इसमें उसने क्या किया, डिवीजन ऑफ पावर, डिवीजन ऑफ पावर, इसमें कहते हैं डिवीजन ऑफ पावर। डिवीजन ऑफ पावर पास कर दो। तो इसने जो है स्पिरिट ऑफ लॉ में उसने ये बताया कि पावर का बंटवारा होना चाहिए, पावर का 5 मिनट। मॉन्टेस्क्यू की बुक स्पिरिट ऑफ लॉ, तो स्पिरिट ऑफ लॉ में वो क्या लिखता है कि पावर डिवाइड होना चाहिए, डिवीजन ऑफ पावर, कि पावर एक आदमी के पास नहीं रहना चाहिए, पावर का डिवीजन होना चाहिए, पावर का बंटवारा होना चाहिए। तो इसने 3 पार्ट में इसको बांटा। डिवीजन ऑफ पावर में कितने, डिवीजन ऑफ पावर में पहला नंबर आता है लेजिस्लेटिव का। ये गवर्नमेंट के ये 3 पार्ट भी होते हैं, गवर्नमेंट के ये 3 पार्ट होते हैं, ठीक है, ये 3 पिलर होते हैं। पहला क्या, लेजिस्लेटिव, लेजिस्लेटिव ये क्या करता है, ये कानून बनाता है। लेजिस्लेटिव हमारे ये लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव, और तीसरा जुडिशरी, ठीक। तो हमारे सरकार की भी यही 3 पिलर है। पहला लेजिस्लेटिव में कौन होता है, जो स्टेट लेजिस्लेटिव होता है उसमें जो विधायक होते हैं, जो जीत करके जाते हैं वो होते हैं। और सेंट्रल गवर्नमेंट का जो सदन होता है उसमें जो एमपी जो जीत करके जाते हैं वो होते हैं। बात समझ में आई? तो लेजिस्लेटिव क्या करता है, लेजिस्लेटिव कानून बनाता है, ये कानून बनाता है। और यहाँ देखिए ये जो एग्जीक्यूटिव होते हैं, एग्जीक्यूटिव कानून को क्या करता है, लागू करता है, कानून को लागू करता है। तो जो सरकार में होते हैं वो एग्जीक्यूटिव होते हैं, वो कानून को लागू करते हैं। बात समझ में आई? और ये लेजिस्लेटिव में जितने लोग जीत करके जाते हैं असेंबली में या स्टेट असेंबली में या हाउस ऑफ कॉमन में, ठीक। तो ये लोग क्या बनाते हैं, ये लोग कानून बनाने का काम करते हैं। और ये जो एग्जीक्यूटिव है उस कानून को लागू करती है।
और जुडिशरी इनके ऊपर, इन दोनों के ऊपर नज़र रखती है, या जुडिशरी इसके ऊपर जो है नज़र रखती है इसके ऊपर कि ये कोई काम ऐसा तो नहीं कर रहे हैं जो लेजिस्लेटिव ने जो कानून पास किया है उस कानून के अगेंस्ट तो ये कोई काम नहीं कर रहे हैं, वो जुडिशरी देखती है। जिसको जुडिशरी, जिसको कोर्ट कहते हैं, जैसे हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट है ना, जुडिशरी हो, ठीक। तो ये जुडिशरी इन दोनों लोगों के ऊपर जो नज़र रखे रहती है, खासतौर से इनके ऊपर। मगर ये जब कानून बनाते हैं तो इनकी भी समीक्षा, इनकी भी एनालिसिस ये जुडिशरी करती है, ये जो कानून बनाए हैं वो अकॉर्डिंग टू मतलब संविधान के अनुसार ये है कि नहीं है, ठीक। कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट तो नहीं ना ये कानून है जो ये बना है, इसको भी ये देखती है जुडिशरी। तो ये जो सिस्टम जो आज चल रहा है ये किसने प्रपोज किया था? मॉन्टेस्क्यू ने ये प्रपोज किया था, ठीक। अब उसके बाद ये जो इनके जो ख्यालात थे ये आम पब्लिक में पहुंचने लगे, ठीक। आइडियाज ऑफ दिस फिलासफर वर डिस्कस इंटेंसिवली इन स्लोगन इन सैलून एंड कॉफ़ी हाउस। सैलून और कॉफ़ी हाउस में जब लोग इकट्ठा होते थे तो वहाँ भी इस आइडिया का जो है लोग जो है डिस्कस करते थे कि बाई बर्थ किसी को अधिकार नहीं मिलना चाहिए, राजा रानी के पेट से नहीं, राजा वो होना चाहिए जो उस लायक है, अधिकार हमेशा उनको मिलना चाहिए मेरिट के हिसाब से। ये हर जगह चर्चा होने लगी। स्प्रेड एमंग पीपुल थ्रू बुक्स एंड न्यूज़पेपर। बुक्स और न्यूज़पेपर के थ्रू जो है लोगों में ये खबर, ये जो विचार हैं वो फैलने लगे। दीज वर फ्रिक्वेंटली रीड लाउड इन ग्रुप। ग्रुप में लोग खड़े हो करके जोर जोर से पब्लिक को इकट्ठा करके पढ़ने लगे इनके ख्यालात को, है ना। ग्रुप फॉर बेनिफिट ऑफ दोज हु कुड नॉट रीड एंड राइट। जो लोग नहीं पढ़ पाते थे, नहीं लिख पाते थे, तो उनके लिए ये लोग चट्टी चौराहे पर खड़े होकर के पब्लिक को इकट्ठा करके और ये पढ़ करके लोग सुनाने लगे। The news that Louis XVI planned to impose further tax to be able to meet the expenses of state generated anger। मतलब कि ये न्यूज़ कि लुइस 16 ने डेली एक्सपेंसेस को पूरा करने के लिए टैक्स को जो है बढ़ा दिया है। जनरेटेड एंगर, तो आम पब्लिक में क्या किया? गुस्सा जनरेट कर दिया, पैदा कर दिया। एंड प्रोटेस्ट, और लोग प्रोटेस्ट करने लगे अगेंस्ट सिस्टम ऑफ प्रिविलेजेज। जो प्रिविलेजेज वाला जो सिस्टम था, जो लोगों को इस तरह से बाई बर्थ अधिकार मिले हुए थे, प्रिविलेज मिले हुए थे, उसके अगेंस्ट और इस टैक्स के अगेंस्ट लोग क्या करने लगे? प्रोटेस्ट करने लगे। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कि आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशन। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो जब जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू।